पिछले 2 दिनों से जो मैं हैदराबाद और तेलंगाना में मौजूद हूँ, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तेलंगाना चैप्टर और मिशन सेव वक्फ की जो तहरीक है उसके सिलसिले में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बहुत ही हैरत कर देने वाली और अगर अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो शॉकिंग वक्फ के सिलसिले से। अब तक जो वक्फ की तहरीक और एक जो तहरीक हम लोग चला रहे थे उसमें मुझे ऐसे लगता था कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश, पंजाब ये वक्फ को खुर्द-बुर्द करने में सबसे आगे है। लेकिन इस पिछले 2 दिनों में मुझे भी अंदाजा नहीं था, बावजूद इसके कि थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने पहले भी की थी। और जो तेलंगाना स्टेट की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट है उसमें भी जो तस्वीर बयान हो रही थी कि 80% से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज खुद बड़े बड़े लीडरान होने के बावजूद है। और हैदराबाद और तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए बहुत ही अहम जगह है। इस बात को कहने में मुझे कोई कोताही और शर्म भी कह लीजिए नहीं है कि तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत और बिलखुसूस हैदराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ, उसकी सोशल मजबूती और क़यादत ऐसी है कि तेलंगाना और ख़ासतौर पे हैदराबाद की वक्फ की हालात ने पूरे इंडिया में सबको पीछे छोड़ दिया। ये मेरे पिछले 2 दिन का जो मैंने 2 दिन लगाए हैं, पिछले 2 दिन यहाँ पे, उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा। और सबसे बड़े दुख की बात यही है कि इतनी बड़ी जो आर्ग्यूएबली मुल्क की सबसे बड़ी मुल्क थी, हमारे देश की सबसे बड़ी मुस्लिम क़यादत है, ये उसकी ज़ेर निगरानी और उसके वॉच में ये सब हो रहा है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब हैं और लंबे टाइम से, और ज्यादातर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उससे ताल्लुक रखने वाले मेंबर्स मेजॉरिटी में नहीं बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में वक्फ बोर्ड में मौजूद रहे हैं लंबे समय से, लंबे टाइम से। तो इसमें जो भी हालात हैं, और देखिए इसमें कोई किसी के लिए कोई बायस बात करने की अब जरूरत नहीं है। इसमें जो जिम्मेदार हैं, अच्छे के लिए भी वही जिम्मेदार हैं और बुरे के लिए भी वही जिम्मेदार है। अगर वक्फ में कुछ अच्छा हुआ है तो उन्हीं लोगों को उसका बेनिफिट जाना चाहिए, उन्हीं लोगों की तारीफ होनी चाहिए। और अगर वक्फ का बेड़ा गर्क हुआ है तो उन्हीं लोगों की तरफ हम सब लोगों को उंगली भी उठानी चाहिए और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनको जिस सजा के वो मुस्तहिक हैं, और वो सजा छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का माल है, अल्लाह की प्रॉपर्टीज है, हमारे उन बुजुर्गों की प्रॉपर्टीज हैं जो शायद आज के हालात को देख पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे, फिर भी उन्होंने इतने वसाइल छोड़े जो हमारे मजहबी काम है उसको करने के लिए और हमारी फलाह बहबूद के लिए, एक एक मुस्लिम कम्युनिटी के, परिवार की, इंसान की फलाह बहबूद के लिए, खुशहाली के लिए, सिर्फ कोई रोजगार जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि खुशहाल जिंदगी जीने के लिए
एक जो वक्फ की प्रॉपर्टीज अपनी खुद जाती प्रॉपर्टीज में से छोड़ी थी, उनके साथ जिन्होंने अमानत में खयानत की है, वो सबसे बड़े या बहुत बड़े अमानत में खयानत करने वाले हैं। ऐसी ऐसी जगहों से मैं इसी हैदराबाद में होकर आया हूं जहां पुरानी कुतुबशाही मस्जिदें ऐसी, जिसके लिए मेरे ख्याल से पूरी दुनिया से लोग उसको देखकर ताज्जुब करते हैं, कुली मस्जिद जो है, उसके चारों तरफ जो एक बैंक्वेट माफिया नजर आया, वो सब वक्फ लैंड माफिया हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉर्पोरेशन, जो कॉर्पोरेशन की सीट होती है, जहां कॉर्पोरेटर एक ही पार्टी का है, जहां एमएलए एक ही पार्टी का है, और जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक ही पार्टी के हैं, और वो कितने महनाज शख्सियत हैं वो सब जानते हैं, जिनके ऊपर पूरा मुल्क एतमाद करना चाहता है। तो चाहे उनकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जो जमीन पे नजर आ रहा है वो टोटल फेलियर है। तो क्या हम लोग इस हालात में आज हैं? बहुत ही माजरत के साथ और बहुत दुखी मन से मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां पे मस्जिदें बंद देखी जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, कॉर्पोरेटर मस्जिदों पे कब्जे देखे हैं, वहां पे मस्जिदों पे ताले देखे हैं, जो ऐसी जगहों पे तीनों एक ही पार्टी। तो इसीलिए दुखी मन से भी, दुखी दिल से भी मैं ये कहने के लिए बहुत मजबूर हूं कि कुछ ना कुछ आपको और हमको करना पड़ेगा। और ये काम अकेले यहां मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जो टीम और जो वॉलंटियर्स हैं, जिसमें से आज यहां आए भी हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, उनसे काम नहीं हो। क्योंकि दो वजह हो सकती हैं इसकी। पहली जो मैंने आपको बताया कि इनकॉम्पिटेंस, करने के लायक ही नहीं, इतने लंबे टाइम के बावजूद भी अगर ऐसी जगहों पे जहां कॉर्पोरेटर से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पार्टी के, तो इसका मतलब वो करने के लायक नहीं है, उनसे हो नहीं रहा। या दूसरी वजह, हाँ, तोली मस्जिद कारवां, जो माफी चाहता हूं मेरे जहन में गलत नाम आ गया, तो या तो हो नहीं रहा है हमसे, या फिर जो इल्जामात पूरे मुल्क में लगते आए हैं वक्फ बोर्ड के सभी मेंबरों पे, वो 100% टोटली करप्ट हैं। यही दो वजूहत हो सकती है, तीसरी कोई वजह हो नहीं सकती। इस बात के पीछे छुपना कि कानून में कुछ कमी है, इस बात के पीछे छुपना कि इस कानून से और बेहतर कानून बनना चाहिए था, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से 2 दशक या उससे भी ज्यादा, 20 साल से ज्यादा तो इन्हीं के पास। उसके लिए क्या कार्रवाई की गई, ऐसी कोई पब्लिक डोमेन में तो मुझे चीज नजर नहीं है। तो दूसरी बात, अगर ये करप्शन है तो उस सूरत हाल में भी, और अगर ये नाअहली है उस सूरत हाल में भी, अब जो असली चौकीदार हैं, आप, मैं, सब मुस्लिम कम्युनिटी, उसको खड़े होना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब लोग जवाबदेह होंगे इस दुनिया में उन मजलूमों को जिन्हें मैं आज देख के आया हूं, जो हमारी माएं बहनें। और मुझे यहाँ ये पता लगा है कि यहाँ सूदखोरी का बहुत जबरदस्त काम हो रहा है उन्हीं इलाकों में जहां हमारी माएं बहनें अपने जेवर गिरवी रख के मोटे सूद को देकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। क्या ये भी नाअहली है? मुझे ये भी बताया गया आज 1400 स्कूल उर्दू मीडियम, मुझसे थोड़ा आज ठीक से बोला नहीं जा रहा है, उसकी वजह है कि 1400 स्कूल उर्दू मीडियम
आज कितने बाकी हैं आप सब लोगों को देखना चाहिए था। इसका जिम्मेदार मैं उस बाशऊर मुस्लिम पॉपुलेशन को जो हैदराबाद की है बिल्कुल उसको भी देना चाहता हूं माफी के साथ। एक के बाद उर्दू स्कूल बंद होते रहे और हम लोग तमाशा देखते रहे और पूरी मुल्क के मुसलमान हैदराबाद की तरफ देखते हैं। बहुत उम्मीद से मैं आपको बताना चाहता हूं, मक्का मस्जिद में मेरी बहुत तमन्ना थी नमाज पढ़ने की, मैंने जुम्मे की नमाज वहां अदा की। वहां के हाल देख के भी रोना आया। वहां दुकानें आपने हमने, चलिए इनकी तो दोनों में से जो पूरी तरीके से जिनका एक आयरन क्लच है उनके ये दो वजूहात हो सकती हैं, हम सबकी क्या वजूहात, उसको देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि वहां पे जिस पैसे से अब से कोई 100 साल पहले तक या 125 साल पहले तक मक्का मुअज़्ज़मा हाजियों के लिए फंड जाते थे, उस मक्का मस्जिद के एतराफ में जो दुकानें हैं उनका क्या हाल है, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी थी। हमने नहीं देखी, ये हमारी कोताही। आज वहां क्या हो रहा है, कितने रुपए पर किस दुकान का किराया आ रहा है, कितना किराया किस दुकान से आ रहा है, कितना सबलेटिंग हुई है, कितनी सब लीजेस दी गई हैं, ये देखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं तो हमारी थी। हमने भी कोताही की। मैं जो ये बात अंदाजे से कह रहा था, अब मेरा अंदाजा ये हो गया कि हैदराबाद से 1 करोड़ पर फैमिली, हैदराबाद की वक्फ प्रॉपर्टीज से 1 करोड़ पर हर मुस्लिम फैमिली की कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा डबल है कम। ये मैंने पिछले 2 दिन में अंदाजा लगाया, सिर्फ हैदराबाद की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग खड़े हों। कुछ लोग हैं जो बहुत ही मुजाहिदाना काम कर रहे हैं इसी हैदराबाद में, क्या हमने उन लोगों का साथ दिया और कितना हम लोगों ने उनका साथ दिया, ये भी एक पूछने की जरूरत है अपने आप से सवाल। क्या हम लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे क्राइम की दुनिया में किस तेजी से, यहाँ राउडी शीट होती है, मुझे तो पता नहीं था, वहां दिल्ली वगैरह में पीसी बोलते हैं उसको, राउडी शीट्स क्यों किस कम्युनिटी के लोगों पे बन रही हैं, ये हमने देखना सोचना बंद कर दिया। कितने लोग गैंग वॉर्स में मारे जा रहे हैं, क्या ड्रग्स की प्रॉब्लम है हैदराबाद शहर में, ये 2 दिन में देख के मेरी आंखों में कई बार आंसू है, जल्दी नहीं आते मेरी आंखों में आंसू। हैदराबाद है इसलिए आ रहे हैं कि ये इतनी ताकतवर जगह है, इसलिए आ रहे हैं। एक लखनऊ को देख के आते हैं और एक हैदराबाद को। तो ये मैं आपसे लिल्लाह इस बात की गुजारिश इल्तिजा करने आया हूं कि आप लोग जाग जाएं और एक मिसाल कायम करें पूरे मुल्क के लिए। मतलब इतनी हैरानी की बात है, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ एक एक वक्त में। कल रात को हम 2-2:30 बजे एयरपोर्ट गए थे। क्या हम में से कितने लोगों ने उन लोगों को मुबारकबाद पेश की, उनके जाके गले मिले जो हर जुमे के दिन और 5 वक्त एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहे हैं, वो इमाम, उनसे जाके हम कितने लोग मिले, उनको कितने लोगों ने कहा कि आप हमारे अच्छे कायद हैं, जो वहां पे 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या खतरात आ रहे होंगे, कितनी उनको मुसीबतें आ रही होंगी। हम में से कितने लोगों ने जाके उनका हाल पूछा। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के लोग हमारे नौकर हैं, MP, MLA, CO, बाकी दीगर जो भी वहां के ऑफिस डीलर्स हैं वो हमारे नौकर हैं। हमने जाके उनको किस तरीके से सुपरवाइज किया, क्यों हमने छूट दी उन्हें चोरी करने की, ये सोचने का वक्त। और ऐसे लोगों को हीरोज वेलकम देने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि कुछ ना कुछ उनका इस्तकबाल किया जाए, जो एक नौजवान वहां पे इमामत करते हैं 5 वक्त।
अगली बार आऊंगा इंशाल्लाह तो मैं वहां नमाज जरूर पढ़ूंगा। कितने लोगों ने 1162 एकड़ जमीन एयरपोर्ट में चेक की जाके, कितने लोगों ने सवाल पूछे कि बहुत कोशिशों के बाद 50 एकड़ मतलब 1162 एकड़ लेके 50 एकड़ वापस हुई और उसके लिए तारीफों के पुल बांधे, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए। कितने लोगों ने सवाल पूछे हमने से? और वो 50 एकड़ भी कहां जा रही है? कल रात को 2:30 बजे मुझे जो वहां के हालात नजर आए, 2:30 बजे मैं वहां ऊपर तक चढ़ के फोटो और वीडियो इसलिए बनवा के आया वहां पे कि ये भी मिटा ना दिए जाए कि ये 50 एकड़ भी वक्त की। 1162 एकड़ में से 50 एकड़ जो बची है, कितने लोग उसका ध्यान रखना। तो अब इसे जो लोग जिम्मेदार हैं, मेरी ये तजवीज है और आप लोगों की मर्जी और इजाजत से वो तजवीज मैं रखना चाहता हूं माफी के साथ कि हम लोगों ने 16 जुलाई के लिए 1 मार्च का ऐलान कर दिया। तो इसको वार्निंग की शक्ल में ले लें, इसको इल्तिजा की शक्ल में ले लें, इसको गुजारिश की शक्ल में ले लें, या इसको पेशेंट गोई की शक्ल में ले लें। चंचल गौड़ा जेल जो है इन सभी जिम्मेदारों का इंतजार करेगी और अगर वो भर जाएगी तो उसके अलावा दूसरी जेल होगी। और अगर आप लोग साथ देने का वादा करें तो मैं भी आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक, जैसे दिल्ली में चेयरमैन साहब को वहां के लोगों ने मिलकर पूरी कोशिश करके, 2 ईमानदार वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने मिलकर चेयरमैन साहब को जेल भिजवाया, इसीलिए मैं वादा करना चाहता हूं आप लोगों की शमूलियत के साथ। कितने लोग इस बात के फेवर में हैं कि अब ये काम होना सबसे पहले जरूरी। तो फिर मैं ये वादा करता हूं कि अब मैं इत्मीनान और चैन से नहीं बैठूंगा। या तो वो लोग अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफी तलाफी करें तो कुछ कम टाइम के लिए जाएंगे जरूर, बेटी थोड़ी सी रियायत की जा सकती है, और वो सभी प्रॉपर्टीज वापस करनी पड़ेंगी और करवानी पड़ेंगी, बेनामी भी और नामी भी। बेनामी का बहुत बड़ा खेल है। तो बेनामी का कानून ऐसा आ गया है आज, तो ये भी एक मैं कह रहा हूं जिसके नाम भी बेनामी प्रॉपर्टी है, आज से वो आजाद है। हमसे उसे निपटना है। उन मालिकों से जो असली मालिक हैं उनको भूल जाएं, आजाद हैं। कोई कानूनी तरीका नहीं है लेने का, लेकिन हम लोगों से जो पहरेदार और चौकीदार हैं अल्लाह की प्रॉपर्टीज को, इन बेनामी होल्डर्स को अब निपटना पड़ेगा। हमसे बचना है तो अपने ओरिजिनल ओनर्स का नाम पब्लिकली बताना पड़ेगा, नहीं तो चंचलगुड़ा, तिहाड़ से चंचलगुड़ा तक का सफर अब तेलंगाना में इंशाल्लाह आज से शुरू हो गया। 1 इंच वक्फ की जमीन मैं आप लोगों से ये वादा चाहता हूं, सभी लोगों से, और जो लोग यहां मौजूद हैं उन्हें अब कुछ ना कुछ टाइम, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं कुछ ना कुछ टाइम जरूर देना पड़ेगा। अगर अल्लाह के वास्ते करेंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा। दुनिया के लिए भी अगर सोच के करेंगे तो हर एक परिवार करोड़पति हो। इससे अच्छा बिजनेस और धंधा भी कोई नहीं है। मैं थोड़ा क्रूर लफ्जों में ये भी कहता, और वो जायज है, वो नाजायज भी नहीं, वो जिम्मेदारी भी है और वो जायज भी है। लेकिन अब जो होगा उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन है या जो भी हो, उसके लिए आप सब लोगों को चौकीदार और निगहबान बनना पड़ेगा, और आप सब लोगों को कुछ ना कुछ टाइम और बाकी लोगों को भी सर्व करना पड़ेगा इसकी चौकीदारी और निगरानी करने के लिए। मैं सवालात की लिस्ट तो बहुत लंबी है, कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये लगे कि मैं हवा में ही बात नहीं कर रहा हूं और तकरीरें देने के लिए कोई एक्टर की तरह तकरीर नहीं दे रहा हूं। कुछ रिसर्च करके दिन रात घूमकर
जमीन पे जाकर खबर निकाल के आए। मेरे पास दूसरी भी बहुत सारी खबरें हैं जो वक्त आने पे मैं दूंगा। बहुत सारे ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं और जो आज भी काम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से बाहर, वो मुझे, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन के तौर पे ये नामी और बेनामी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं होशियार कर रहा हूं सबको, मेरी बात को लाइटली मत दे, बिल्कुल लाइटली मत ले। ये प्रायोरिटी पे हाईएस्ट लेवल पे आ रहा है। दिल्ली में हम बहुत बड़ी एक जंग में फंसे हुए हैं, आप सब लोग देख रहे होंगे वक्फ के ताल्लुक से। वो भी छोड़ के मुझे लगता है प्रायोरिटी पे हैदराबाद को रखना पड़ेगा। यहां से बड़ा मैसेज जाएगा और यहां से फायदा, दुनियावी फायदा, मतलब फाइनेंशियल फायदा भी बहुत बड़ा होगा। और मुझे अगर तेलंगाना हमने संभाल लिया तो पूरा साउथ इंडिया में समझता हूँ करोड़पति हो जाएगा, सिर्फ तेलंगाना, जिम्मेदारी के साथ। इसीलिए मैं लिस्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह 1898 एकड़ में, ये मुंतखब और गुंडापल्ली में 300 एकड़। इसीलिए ये लिस्ट पढ़ के सुना रहा हूं। और मैं वो लिस्ट आपको नहीं बता रहा हूं, वो आप खुद देख सकते हैं जाके, जो खुद वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे, वो मैं बता देता हूं। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ 2365 एकड़, 1 इंच नहीं छोड़ी जाएगी। ये आपको अज़्म करना पड़ेगा, आज हम सबको मिला 1 इंच नहीं छोड़ी जाएगी। यह चिंगी चेरला वक्फ जो जमीन है 2500 एकड़, यहां 2500 फुट में पूरे परिवार 25 फुट में घर है। 100-150 फुट में अच्छे घर हैं, मतलब पूरे परिवार या खानदान में फुट में। ये 2500 एकड़ की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसे बिखरी पड़ी है। जामिया निजामिया रायपुर 500 एकड़, अशूर खाना अलीसाद 580 एकड़, दरगाह हजरत हकीम शाह बाबा जुबली हिल्स बहुत ही एक स्लम एरिया है, बहुत छोटा सा स्लम एरिया है। कितने 323 एकड़, फुट नहीं एकड़। मस्जिद अलमास चौटुपल 439 एकड़, 23 एकड़, 439 4023 एकड़ नहीं। मस्जिद अलमास 4023 एकड़। मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड है, मेरा खानदान उसका मुतवली है। मैं तो देखिए ये हर महीने में जाके आती रहती हूँ। मैं थोड़े पेपर, मेरी रिसर्च भी फेल होगी, इस पे मैं आने वाला था। ये हमारी रिसर्च है, ये फेल हो गई और इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि इतनी जबरदस्त फेल हुई है कि मैं सिर्फ 439 एकड़ बता रहा हूँ, आज 4000 एकड़ बता रहा हूँ। 4000 एक सिफर गायब। मस्जिद है मेरे पर पास। मैं भी अपने आप को बहुत होशियार समझता हूँ। आपको बताने गजट लेके आई थोड़े नहीं, सवाल जवाब का टाइम रखेंगे बाद में, पर ये बात बहुत जरूरी है बताने की। मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता था, 10 गुना कम हुए मेरे भी हाथ लगे। तो ये एक तरह से खुशी की भी बात कि इतनी मेहनत करके, जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत दिमाग है, तब भी हम जो फाइंड आउट कर पाए उससे 10 गुना ज्यादा ऐसे चुटकी बजाते हासिल हो सकता है। ये बहुत पॉजिटिव बात। उसके बाद मलकाज गिरी वक्फ 384 एकड़, दरगाह मीर मोमिन चोडुप्पल, हाँ चोडुप्पल, जहां हम अभी क्या है 400 एकड़, दरगाह ये करमलगुड़ा सरूर नगर 1200 एकड़, दरगाह शाह राजू खत्ताल हुसैनी 528 एकड़। अल्लाह करे ये भी सब मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम मेटर्निटी हॉस्पिटल महेश्वरम 442 एकड़, दरगाह हजरत मखदूम बियाबानी अलूर 1265 एकड़, ईदगाह घोटाला बेगमपेट, उस पर मैं पिछली बार गया था 90 एकड़ 17
वो भी बहुत छोटा सा स्लम एरिया है, वहां पे बहुत ही सस्ती लैंड है। हैदराबाद ये सब देखिए ना, हैदराबाद जू पार्क वो भी स्लम एरिया में ही है, 62 एकड़। तोली मस्जिद कारवां 27 एकड़ 30 गुंठ। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1162, वो मैंने आपको बता ही दिया। मस्जिद कला कुलसुमपुरा 7565 एकड़। टोटल लैंड इन विलेजेस अंडर अब मस्जिद, ये इसकी ब्रेकअप भी है मेरे पास। तकिया गुलाम हुसैन 4 एकड़, ये पुट्टी बाबू। कुल मिला के 77,000 एकड़। 1 किलोमीटर पे मस्जिद नानाबाग 16 एकड़। देखिए कैसे, 1 किलोमीटर मैं यही कह रहा हूं ना आपसे, यही मेरा पॉइंट है कि हर एक आदमी यहां बैठ के कुछ ना कुछ, और फुट में नहीं, गज में नहीं, एकड़ में बता पा रहा है। 16 एकड़, 500 एकड़, 2000 एकड़। किसी और काम को करने की जरूरत है। हमारा कोई भी बिजनेस जरिया माश इससे अच्छा हो सकता है, और जो जायज है, जिसमें दीन भी सुधरेगा और दुनिया भी सुधरेगी, और लोगों के लिए, पूरे मुल्क के लिए मिसाल भी बनेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देख लीजिए, बाकी सारी जो सिक्योरिटीज आ रही हैं उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अहम है। चारों तरफ से जो हमले होंगे और हो रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अहम है। और सबसे आसान काम, हमें अगर थोड़ी बहुत अगर आसानी और मुश्किल भी देखा जाए, तो अगर हम किसी सरकार के खिलाफ, ये इसीलिए भी बहुत आसान है ना, और इसीलिए तेलंगाना और हैदराबाद बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत आसान भी। इसमें कंट्रोल करने वाली जो लोग हैं वो कौन है? वो हमारे अपने हैं। उनके खिलाफ एहतजाज करना ज्यादा खतरे का काम नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। कहीं अगर डायरेक्ट नागपुर वालों से सीधा मुकाबला होगा तो वहां चोट लगने के ज्यादा गुंजाइश है। दिल्ली में ज्यादा चोट लगेगी हमें। मैं ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। यहां अगर हमें चोट लगाएंगे तो ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा, तो मारेंगे भी तो सोच समझ के मारेंगे। ज्यादा खून निकला तो उनके लिए नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत बड़ी होगी। तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। यहां से जो तहरीक अब चलेगी उसका पूरे इंडिया में गूंज जानी चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करना चाहता हूं। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात करना चाहता हूं कि बहुत, मैंने अभी शिकागो से सवाल पूछा गया और जवाब भी देखा, वक्फ के बारे में पूछा गया, और मुझे बहुत खुशी है कि शिकागो तक लोग बेदार हो रहे हैं वक्फ के सिलसिले में। जवाब जो आया कि वकीलों की टीम बना रहे हैं, बैरिस्टर जो हाईएस्ट लेवल, जो अभी है जो ज़ायनिस्ट तरीका है ना एडवोकेसी का, उसमें बैरिस्टर की जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री है। मैं तो छोटा सा अपना सा एक एडवोकेट ही, बैरिस्टर की डिग्री जो है वो हाईएस्ट है। तो बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि वो एक एक्सपर्ट वकीलों की टीम बनाना चाहते। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बैरिस्टर साहब की पर्सनल नॉलेज में भी है कि मौलाना वली रहमानी, अब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करवाए, जब वो ये पर्सनल लॉ बोर्ड में थे तो उन्होंने मुझे एज ए वकील पर्सनल लॉ बोर्ड में लिया था, और ये वक्फ एक्ट 2013 बनाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन। ये थोड़ा मैं बैरिस्टर साहब को इम्प्रेस करने के लिए अपना सीवी याद दिला रहा हूँ। ये 2013 का एक्ट जो है उसमें ज्यादातर सजेशंस वली रहमानी साहब को मैंने 2 या 3 रातों में बना के दिए। हालांकि इसके अलावा भी एक पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का भी एक ड्राफ्ट बना के दिया था, लेकिन वो उस टाइम मंजूर हो नहीं पाया। नहीं तो जो एंडाउमेंट एक्ट और कमिश्नरेट की बात आ रही है वो भी सॉल्व हो जाती। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी अदना सा, और वक्फ के बहुत सारे मुकदमे में ऑल ओवर द कंट्री जीता भी हूं, अगर वो चाहें तो मैं अपनी सीवी बना के पेश कर सकता हूं। मुद्दा ये है कि मैं अपनी सर्विसेज उस लीगल टीम में उसका सबसे छोटा मेंबर बन के पेश करना चाहता हूं उस टीम का, और ये काम जल्दी से जल्दी कर दें, आज या कल में ही कर दें। मैं अपना काम